हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आपके समक्ष आपके चैनल में उपस्थित हूँ। आज हम लोग एक नए चैप्टर भारतीय संविधान के एक नए चैप्टर हम लोग बातचीत करेंगे और यह चैप्टर भारत के संविधान के उद्देश्य तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों को लेकर के है, जिसकी चर्चा भारत के संविधान के प्रियम्बल अथवा प्रस्तावना में भी की गई है। प्रस्तावना के बारे में इतना करना चाहूँगा। प्रस्तावना एक ऐसा इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट होता है जो कि संविधान के पसंद तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। संविधान का प्रियम्बल भी इसी की बात को स्पष्ट करता है कि भारत का संविधान का उद्देश्य क्या है तथा इसको बनाने के पीछे दर्शन क्या थे। तो जहाँ तक भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रश्न है तो प्रियम्बल अथवा प्रस्तावना में बात कही गई है कि हमारे संविधान का उद्देश्य होगा कि भारत के नागरिकों को न्याय सुनिश्चित किया जाए, और इस न्याय का 3 आयाम भारत के संविधान में दिखाया गया है। पहला है राजनीतिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है सामाजिक न्याय। इसके साथ ही साथ भारत में फ्रांसीसी राज्य क्रांति के जो 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी उसको भी आत्मसात किया है, और ये थी स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। इसको भी भारत ने अपने संविधान में आत्मसात करते हुए भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से भारत के संविधान में प्रावधान। चलिए अब हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पूर्व मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करते हुए इस बटन को प्रेस करिए। चलिए हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। पहले हम लोग बातचीत करेंगे न्याय के ऊपर, जिसका 3 आयाम भारत के प्रियम्बल में इंगित किया गया है। यह है राजनीतिक न्याय अथवा पॉलिटिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय अथवा इकोनॉमिक जस्टिस और सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का संविधान राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। वास्तव में ये आग्रह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यह आदर्श जो है यह हमारे संविधान का एक इंड्यूरिंग लीगेसी माना जाएगा। जहाँ तक पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, हमारा संविधान इस राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है इस प्रावधान से कि भारत के सभी नागरिकों को, सभी ऐसे नागरिक जो वयस्क हो गए हैं, उन्हें मत देने का अधिकार होगा। इस संदर्भ में इस बात को प्रमुखता से जोर दिया गया है कि पूरी तरह से समानता होगी। मत देने का यहाँ तक सवाल है, इसमें किसी भी तरह का लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से भारत के स्त्री पुरुष न केवल कानून के समक्ष समान हैं, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें समानता प्रदान की गई है। राजनीतिक न्याय का अर्थ ही है कि किसी भी तरह का मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में मनमाना भेदभाव राजनीतिक क्षेत्र में न हो। तो राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना में ये कहा गया है, प्रस्तावना में इस बात को रेखांकित किया गया है कि चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या बहुत ही बड़ी संपत्ति का मालिक हो, या तो वह अशिक्षित हो या फिर बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हो, उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो, दोनों ही केस में सभी लोगों को समान रूप से भारत की चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता करने का
समान अवसर मिलेगा। यूनिवर्सल जो सभी लोगों को, सभी वयस्क लोगों को जो मत देने का अधिकार दिया गया, वह इसी उद्देश्य से दिया गया था। इस तरह से प्रत्येक 5 वर्ष में भारत के सभी वयस्क नागरिक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में अपनी सहभागिता देते हैं, अपना मत दे करके या फिर चुनाव लड़ करके। इस तरह के भारत की जनसंख्या, वयस्क जनसंख्या को यह अधिकार है कि भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसका सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक मत। इलेक्शन कमीशन ने अर्थात चुनाव आयोग ने भी चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल साफ सुथरा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर समय समय पर बदलाव किए हैं। इस तरह से इसी प्रकार का एक बदलाव जब लिली थॉमस का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराध में अपराधी घोषित कर दिया गया है तो वैसे व्यक्ति को भारत में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह पाबंदी प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1, 2 और 3 के अंतर्गत की गई है। इसी प्रकार से इलेक्शन तथा चुनाव की शुद्धता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह भी निर्देश दिया था 27 सितंबर 2013 को कि कोई भी वोटर यदि चाहे तो जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से किसी को भी अपना मत न दे करके वह नोटा पर अपने बटन प्रेस करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है। इसी के कहने पर नोटा का बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लाया गया था और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिए थे चुनाव आयोग को उसको कंप्लाइंस करने का काम इसने किया। जहाँ तक स्त्री और पुरुष को समान अवसर प्रदान करने की बात है राजनीतिक क्षेत्र में, उसको भारत के में किसी भी प्रकार के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी उसको एक्सटेंड किया गया है। इस तरह से प्रकार से जो अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार है उसको भी कानूनी संरक्षण दिया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से सभी लोगों के साथ न्याय करने का प्रयास भारत के संविधान के प्रावधानों में किया गया है। दूसरा इसी प्रकार से आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस को भी भारत का संविधान सभी को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जिससे कि सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को आर्थिक रूप से न्याय मुहैया कराया जा सके। भारतीय गणतंत्र वास्तव में सभी की भलाई के लिए है और इसकी अवधारणा ही एक वेलफेयर स्टेट की है, अर्थात जन कल्याणकारी राज्य की है। इस बात को सुनिश्चित करता है हमारे संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में निहित है। ये राजनीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करते हैं। यह सही है कि यह अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्रदान की गई है उसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है अगर इसका किसी भी प्रकार से हनन किया जाता है तो, लेकिन फिर भी यह एक सकारात्मक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जो कि हमारे प्रियम्बल का एक बड़ा सिद्धांत हमारे संविधान के लिए है। गरीबी हटाने की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन इसमें जो लोग धनाढ्य हैं उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना भारत के गरीबों का कल्याण किया जाना है और इसके लिए जो हमारा जो राष्ट्रीय धन है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। इसके संसाधनों को और भी वृद्धि ला करके एक समान और उसके बाद जो आर्थिक प्रगति होगी उसका समान रूप से वितरण सभी नागरिकों के बीच हो, ऐसा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना है, जैसा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है। इकोनॉमिक जस्टिस का उद्देश्य भारत में आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है
और साथ ही साथ जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप देना है। इकोनॉमिक जस्टिस का जो आदर्श है वह भारत में समानता का सही अर्थ में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको जोर देता है। सभी लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वह में सुधार हो और असमानता और सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिले ताकि वे अपनी आर्थिक समृद्धि कर सकें। सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय तीसरा आयाम है। भारत के संविधान में जो न्याय की व्यवस्था संविधान के पावना में की गई है का यह तीसरा आयाम है सोशल जस्टिस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम स्पीच में संविधान सभा में अपने अंतिम स्पीच में कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा जब तक आधार में सामाजिक प्रजातंत्र न हो। सामाजिक न्याय इसका व्यापक स्वरूप है जिसके अंतर्गत जो सामाजिक असंतुलन है उसको कानून के माध्यम से खत्म करना है, जिससे कि लोगों के जो परस्पर दावे हैं विभिन्न समूह के वे ना आए और जो सामाजिक संरचना है वह इसमें सुधार हो ताकि भारत में एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिकों को भारत के संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी बात कही गई है। भारत किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राज्य अपनी शक्ति अपने नागरिकों से प्राप्त करता है और नागरिक में जो सद्भाव और सामंजस्य स्थापित होता है और उनकी जो आर्थिक प्रगति होती है और राज्य की सक्रियता की वजह से भी होती है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र भी हमारे यहाँ की राजनीतिक प्रजातंत्र की नींव है। इस बात को हमारा संविधान में जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से रेखांकित करता है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे संविधान की जो ट्रिनिटी है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, अर्थात स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जिसको कि हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के सिद्धांतों को हमने अपने संविधान में उसका समावेश किया है, भी हमारे संविधान की आत्मा है। प्रजातंत्र किसी भी देश में तब तक स्थापित नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार न दिए जाएं, ताकि वे स्वतंत्र रूप से और सभ्य तरीके से जीवन जी सकें। हमारे संविधान की प्रस्तावना इन आवश्यक अधिकारों को स्वतंत्रता के रूप में देखता है और यह स्वतंत्रता विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है और पूजा पद्धति को अपनाने की स्वतंत्रता है। इन सभी स्वतंत्रता की गारंटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में निहित फंडामेंटल राइट्स देता है। खास करके आर्टिकल 19 और 19, 25, 26, 27 और 28 ये आर्टिकल इस बात को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। जब राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है तब उस केस में इसकी सीमा सामने आती है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जब व्यवहार रूप में राज्य सरकार कोई नीति बनाती है तो वह आर्टिकल 31C के अंतर्गत होती है तथा इसी प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटीज जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया है और यह आर्टिकल 51A में इसकी व्याख्या की गई है, यह भी इसकी सीमा को दर्शाता है। स्वतंत्रता वैसे भी सामाजिक जो सोशल रेस्ट्रेंट है इसको ध्यान में रखता है और तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिसमें खुशी हो उसको के ऊपर इसका विशेष जोर होता है।
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में 1997 में कहा था, और यह केस था SS बोला वर्सेस BB सरदाना का केस, जिसमें इन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर जो कॉमन गुड है, जो सामान्य सभी लोगों की जिसमें भलाई है, उसको रेखांकित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा जो है वह इक्वालिटी की बात है, समानता की बात है, और समानता हमारा संविधान प्रत्येक इंडिविजुअल को देता है। लेकिन यह समानता तब तक सहीन होती है जब तक कि समाज से असमानता, सामाजिक संरचना से असमानता नहीं समाप्त हो जाती है, और सभी व्यक्ति को समानता का स्तर जो है वह मुहैया नहीं हो जाता है, जिससे कि सभी लोगों को समान अवसर मिले, जिससे वह अपना अच्छा से अच्छा विकास वह कर सके। ऐसी समानता का अवसर सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। इस बात को हमारा प्रियम्बल जो है इस बात को रेखांकित करता है। प्रत्येक नागरिक को उसको आश्वस्त होना चाहिए कि उसको जो भी अधिकार दिए गए हैं उसकी गारंटी स्टेट लेता है। अगर पर किसी भी प्रकार का हनन होता है तो वह न्यायालय जाने को स्वतंत्र है। इस उद्देश्य को हमारा संविधान सुनिश्चित करता है, और यह आर्टिकल 14, 15 और 16 में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी तरह का भेदभाव अगर स्टेट नागरिकों के बीच में करता है, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर, तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 15(2) यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, और आर्टिकल 18 जो टाइटल्स दिए गए थे ऑनररी टाइटल, उसको भी समाप्त करता है, उसका भी अंत करता है, और इस तरह से सभी लोगों को समान अवसर देने का प्रयास करता है, ताकि सभी लोगों को रोजगार का समान अवसर मिले। और इसकी बात और इसको सुनिश्चित करता है आर्टिकल 16। इसी प्रकार से आर्टिकल 14 सभी लोगों को कानून के समक्ष समान बनाता है, और सभी को कानून का समान रूप से प्रोटेक्शन देता है। इसके अतिरिक्त हमारा संविधान पॉलिटिकल इक्वालिटी को भी सुनिश्चित करता है, जब उसे सभी लोगों जब वह सभी नागरिकों को जो वयस्क हो गए हैं उन्हें मत देने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 326 में और में इस बात को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची है उससे अलग नहीं, जो किसी भी वयस्क व्यक्ति को मतदाता सूची से अलग नहीं किया जाएगा, और न तो उसे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर मतदाता सूची में जगह दी जाएगी। आर्टिकल 325 यह बात सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान हैं एक्टिव प्रिंसिपल में, जो कि पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, जो कि राज्य को के ऊपर यह उत्तरदायित्व डालता है कि वह स्त्री और पुरुष में के बीच किसी भी तरह का भेदभाव आर्थिक क्षेत्र में नहीं करेगा, और सभी स्त्री पुरुषों को समान अवसर काम करने का अवसर प्रदान करेगा, और समान काम के लिए एक ही समान वेतन देने का काम करेगा। यह आर्टिकल 39 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि खास करके क्लॉज ए से लेकर के डी तक में फ्रेटर्निटी की बात कही गई है, भातृत्व की बात कही गई है। हमारे संविधान में भातृत्व अर्थात समाज में भाईचारा हो, इस बात को रेखांकित किया है हमारे प्रियम्बल में, और यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे संविधान का है। 42वें संविधान संशोधन ने हमारे संविधान में इंटीग्रिटी शब्द का समावेश किया है, और इस तरह से यूनिटी जो अर्थात एकता जो शब्द हमारे संविधान में पहले से विद्यमान थी उसको और मजबूती प्रदान किया गया है। इस तरह से भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का संविधान के प्रस्तावना में यह बात कही गई है, जिसका कि हमारे संविधान के जो भी प्रोविजन हैं उसको सप्लीमेंट करते हैं, ताकि जनता को इंटीग्रेट करना
और न ही जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है तब तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि समाज में भाईचारा ना हो। और यह भारत के संदर्भ में विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मावलंबियों के लोग हैं, अनेक भाषाओं के लोग हैं, अनेक संस्कृतियों के लोग हैं। अतः और इसीलिए इस तरह के हेटेरोजेनस सोसाइटी में ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड या भाईचारा की भावना होना आवश्यक है। जिस भ्रातृत्व की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी को अचीव करने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारत में अस्पृश्यता को निषेध कर दिया था। और इसी तरह से जो भी सांप्रदायिक और वर्गिक जो विभेद थे उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इस तरह से भारत की एकता को क्षुण्ण रखने का प्रयास संविधान निर्माताओं ने किया था। वास्तव में प्रजातंत्र उखला हो जाएगा अगर प्रजातंत्र में लोगों में भाईचारे की भावना न हो। सभी लोगों में यह भावना होनी चाहिए कि वे एक ही देश की संतान हैं और एक ही देश उनकी मातृभूमि है। और भारत जैसे देश में यह तो और भी बहुत ही ज़्यादा तार्किक और आवश्यक है। हमारे देश में एकता और भ्रातृत्व की भावना को हमारा संविधान भी इसको प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने का काम करता है। भारत को एक सेक्युलर स्टेट भी घोषित किया गया है और निरपेक्ष या सेकुलर है उसको भी हमारे संविधान में उसका समावेश 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य सभी धर्मों की सुरक्षा करेगा, सभी धर्मों की समान रूप से सुरक्षा करेगा, लेकिन वह किसी एक विशेष धर्म को नहीं अपनाएगा और न ही उसको प्रोत्साहित करेगा। सांप्रदायिकता का प्रश्न भावनाओं का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह कानूनी प्रश्न है। निरपेक्षता का उद्देश्य भारत में भारत की समरसता को मजबूत करना है। भारत के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता को आर्टिकल 25, 26 और 27 के माध्यम से इसको प्रोत्साहित करने का काम किया था। और इस तरह से हमारा संविधान 1976 के पहले भी इसमें धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने के प्रावधान विद्यमान थे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भ्रातृत्व की भावनाओं का प्रमोशन किया जा सकता है जब तक कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाए। कदापि नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को रिस्पेक्ट न दिया जाए और समाज में हम लोग सोचें कि समाज में भ्रातृत्व की भावना पनपेगी। इसके लिए आवश्यक है, भ्रातृत्व की भावना को पनपने के लिए आवश्यक है कि समाज में प्रत्येक इंडिविजुअल की डिग्निटी का सम्मान किया जाए, उसके स्वाभिमान का, किसी भी इंडिविजुअल के स्वाभिमान का सम्मान किया जाना आवश्यक है। इसीलिए प्रस्तावना यह कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक इंडिविजुअल की डिग्निटी को सम्मान दिया जाए। संविधान इसको हासिल करने के लिए फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार देता है प्रत्येक इंडिविजुअल को, जो कि पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में निहित है। इसके अतिरिक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कई प्रावधान किए गए हैं जो कि ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है, अर्थात इंडिविजुअल के सम्मान को प्रमोट करता है। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 39 ये कहता है कि सभी नागरिक, चाहे वे पुरुष हों अथवा स्त्री, उनको अपने जीविकापार्जन चुनने का समान रूप से अधिकार है। इसी तरह से आर्टिकल 42 कहता है कि कार्यस्थल में मानवीय जो है काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से आर्टिकल 43 कहता है कि जीवन स्तर अच्छा हो और इसके लिए आराम करने की व्यवस्था हो तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रत्येक लोगों को समान रूप से मिले। वास्तव में LIC वर्सेस कंज्यूमर सेंटर केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिग्निटी को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तावना में निहित हमारे आधारभूत उद्देश्य तथा सिद्धांत हमारे संविधान को मजबूती प्रदान करते हैं और ये एक तरह से कहा जाए तो
भारतीयों के को एक वे ऑफ लाइफ प्रदान करते हैं। के अंतर्गत भातृत्व आता है, स्वतंत्रता आती है तथा समानता आती है और ये सभी मिल करके भारतीय नागरिकों का जीवन सुखमय हो, इसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था कि लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, अर्थात स्वतंत्रता को समानता से नहीं अलग किया जा सकता है। इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम लिबर्टी, समानता को स्वतंत्रता से नहीं अलग किया जा सकता है और न ही समानता और स्वतंत्रता को भातृत्व से अलग किया जा सकता है। बिना समानता के स्वतंत्रता लोगों के सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करेगी, उसी प्रकार से लिबर्टी जो है इंडिविजुअल इनिशिएटिव को किल कर देगी अगर समानता ना हो। इसी प्रकार से अगर भातृत्व ना हो तो लिबर्टी कुछ लोगों की सत्ता को स्थापित करेगी और अगर भातृत्व ना हो तो लिबर्टी और इक्वालिटी अर्थात स्वतंत्रता और समानता वो जो है अर्थहीन हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो आधारभूत उद्देश्य तथा सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, उसे हमारा संविधान है उसको पूरी तरह से आत्मसात करता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, लेकिन इससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध एक बार पुनः करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्रेस बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।